नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 13 मार्च से 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। 13 मार्च को खेलकूद प्रतियोगिता, 14 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में अश्व विभिन्न तरह के करतब दिखाएंगे, जबकि मुख्य समारोह 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना तय हो गया है, जिनके अधिकृत दौरे को लेकर जिला प्रशासन को मंगलवार को जानकारी मिल चुकी है। एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से प्रस्थान कर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से राजकीय हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ स्थित पुलिस लाइन के हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 11:25 पर उनका हेलीपैड पर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वह सड़क मार्ग से कार द्वारा दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के समीप, जो जौहर स्थली है, जहां की इस दिन यज्ञ का आयोजन सवेरे से आरंभ हो जाएगा, वहां पूर्णावधि में भाग लेंगे। उसके पश्चात मुख्यमंत्री कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहां से पुनः कार से प्रस्थान कर जौहर श्रद्धांजलि समारोह का जो मुख्य कार्यक्रम इस वर्ष दुर्ग पर न होकर दुर्ग के नीचे इनानी सिटी सेंटर, जो कि महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित है, वहां पर कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान लगभग 1 घंटे तक चित्तौड़गढ़ में इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे और उसके पश्चात वह पुनः हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मुख्यमंत्री के अधिकृत दौरे को लेकर जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के साथ ही जौहर श्रद्धांजलि समारोह से जुड़े जो संस्थान के पदाधिकारी हैं, उन्होंने तैयारियां और जोर शोर से आरंभ कर दी है। चित्तौड़गढ़ के मुख्य डाकघर में स्थित है पासपोर्ट कार्यालय। इसी पासपोर्ट कार्यालय को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी अधिकृत मेल पर मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। पासपोर्ट कार्यालय के साथ ही इससे सटे मुख्य डाकघर को खाली करवा दिया। मेटल डिटेक्टर के साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरण से दोनों भवन की काफी देर तक जांच पड़ताल की गई, लेकिन बम तो क्या, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। मंगलवार को न केवल चित्तौड़गढ़ पासपोर्ट कार्यालय को, बल्कि राजस्थान के कुछ अन्य पासपोर्ट कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि धमकी मिलने का यह सिलसिला गत कई समय से राजस्थान में लगातार मिल रहा है, जिसके तहत कभी न्यायालय को उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो कभी पासपोर्ट कार्यालय को लेकर उड़ाने की धमकी। एक दंपति की पुत्री की सूझबूझ से दंपति साइबर ठगों का शिकार होने से बच गए और इन वक्त पर, जबकि वह इन साइबर ठगों को पैसे देने के लिए बैंक भी पहुंच गए थे, अपनी एफडी भी तोड़वाने के लिए उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने एक अन्य मोबाइल से जब पुत्री से संपर्क किया, उन्हें पूरी बात बताई, तो पता चला कि यह सब साइबर ठगी उनके साथ हो रही है और तत्काल उस नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पुलवामा अटैक का बहाना बनाकर साइबर ठगों ने चित्तौड़गढ़ के एक बुजुर्ग दंपति को लगभग 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए धमकी दी कि उनके खाते में 3 करोड़ का गलत तरीके से लेन देन हुआ है। लेकिन दंपति की पुत्री एवं बैंक की सूझबूझ के कारण दंपति ठगी का शिकार होने से बच गए। इसको लेकर साइबर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में मामला दर्ज किया गया है। इन दंपति को दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी बताते हुए एक व्यक्ति ने फोन किया कि पुलवामा में हुए एक मामले में उनका नाम सामने आया है और उनके नाम से केनरा बैंक का डेबिट कार्ड तथा एक सिम जारी हुई है, जिसका उपयोग फ्रॉड में किया गया है। इस पर दंपति घबरा गए और बाद में अपने आप को पुणे पुलिस का अधिकारी बताते हुए
एक अन्य ने कई तरह की पूछताछ करना शुरू कर दिया और खाते से पैसे निकालने एवं उन्हें भिजवाने की बात कही गई। इस दौरान ठगों ने बातों ही बातों में दंपति पर इतना अधिक दबाव बना दिया कि दंपति को लगा कि वह सचमुच किसी बड़े मामले में फंस गए हैं और लगातार 3 दिन तक न केवल उन्हें फ़ोन किया जाता रहा बल्कि मोबाइल पर उनके सामने ही उन्हें रहने को कहा गया और जिसके बाद वह अपनी एफडी तोड़वाने के लिए एक बैंक में पहुंचे। लेकिन वहां पर उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने एक अन्य मोबाइल से जब अपनी पुत्री को इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी तो पुत्री ने तत्काल बताया कि यह सब साइबर ठगों का काम है और इन ठगों का नंबर तत्काल ब्लॉक करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने सभी नंबर ब्लॉक कर दिए और बाद में बैंक अधिकारियों को पूरी बात बताई। इस तरह दंपति ठगों का शिकार होने से बच गए और एक पुत्री ने अपने माता पिता को भी इन ठगों का शिकार होने से बचा दिया। यदि आपके पास भी इस तरह साइबर ठगों का कोई फ़ोन आता है तो आप उनके झांसे में किसी भी तरह से न आएं और वह फ़ोन तत्काल काट कर बाद में उस नंबर को ब्लॉक कर दें। चित्तौड़गढ़ को लेकर कई बार कई लोग कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं होता है। यदि विकास देखना है उदयपुर में देखें, कोटा में जाकर देखें और अन्य स्थानों पर देखें, लेकिन जब विकास की बात होती है तो लोग अनावश्यक ही विरोध करना शुरू करते हैं, जैसा कि मंगलवार को देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में कुठोली के समीप स्थित है चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर और इसी परिसर में एक खाद कारखाना भी जिंक द्वारा प्रस्तावित है, जिसके लिए मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के समीप सगरा माता में जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई के दौरान जिंक की ओर से बताया गया कि यह खाद का कारखाना लग जाने से इस क्षेत्र का कितना विकास होगा, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा एवं अन्य कई लोगों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इस दौरान जन सुनवाई में मौजूद अन्य कई लोगों ने भी इस खाद कारखाने का समर्थन करते हुए कहा कि विकास होना चाहिए और विकास तभी होता है जबकि कोई कल कारखाने लगते हैं। हालांकि कतिपय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वह विरोध अधिक देर नहीं चल सका और दब कर रह गया और बाद में जब जन सुनवाई समाप्त हुई कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वह अपनी बात रखना चाहते थे इस खाद कारखाने के समर्थन में, लेकिन लोग क्यों अनावश्यक इस तरह विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह जन सुनवाई सकारात्मक तरीके से न केवल संपन्न हुई बल्कि अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन भी किया और जिंक द्वारा यह बताने में भी जिंक सफल रहा कि खाद कारखाना लग जाने से यहाँ कितना और अधिक विकास हो सकेगा। कुठोली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक के चंदेरिया स्पिलेटर कॉम्प्लेक्स में स्थापित किए जाने वाले खाद के कारखाने हेतु चित्तौड़गढ़ के समीप सगरा माता में मंगलवार को जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई का आयोजन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने यहां लगने वाले खाद संयंत्र पर ग्रामीणों के विचार रिकॉर्ड एवं कलमबद्ध किए। हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक सेंटर के लोकेशन हेड आलोक रंजन ने बताया कि खाद के लिए चित्तौड़गढ़ में शुरू होने वाले प्लांट से राजस्थान एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह एक अन्य महिला के साथ ही अन्य कई जनों ने बताया कि खाद का कारखाना लग जाने से उसी तरह चित्तौड़गढ़ का विकास हो सकेगा जिस तरह चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर है। एवं इस एक महिला की बात का जब कतिपय लोगों ने विरोध किया तो उस युवती ने सभी को चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि विकास की बात लोग सुनना पसंद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस खाद के कारखाने से न केवल क्षेत्र की काया पलट जाएगी बल्कि कई लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिल सकेगा। और बाद में यह युवती अपने तरीके से कई लोगों को यह समझाने में सफल रही कि खाद का कारखाना लगने से किस तरह यहाँ का
विकास हो सकेगा। इस दौरान अन्य कई लोगों ने भी इस खाद के कारखाने को लेकर अपने अपने सुझाव दिए एवं जिन प्रशासन का यह ध्यान भी आकर्षित किया कि खाद कारखाने में स्थानीय लोगों को भी रोजगार की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाए, जिस पर जिंक प्रशासन ने उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन दिया कि स्थानीय को पहले भी प्राथमिकता दी जाती रही है और भविष्य में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान बताया गया कि इस कारखाने की क्षमता 2 चरणों में 10 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन की रहेगी। नौकरी वहीं पे देंगे। आज भी लगभग 7,000 लोगों में से 6,000 लोग इस जानकारों में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो नौकरियां आएंगी लगभग 500 नई नौकरी और 5,000 रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी क्रिएट होगी उसमें लोकल लोगों को इन 4-5 गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं 2022 एक मुद्दा उठाया गया था कि 2022 के बाद हमने क्या किया। 2022 के बाद हमने हर साल 40 छात्रों को चुना, पूरी ट्रेनिंग दी और आज जो देश के सबसे अच्छे कॉलेज में IIT, NIT, गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इसके लेकिन एक और जो किसी का सजेशन था कि आज देश को सैन्य सेवा, आर्मी, पुलिस, डिफेंस में नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे एक उच्च शैक्षणिक संस्थान के साथ टाई कर लिया है। जितने सारे बच्चे हैं जो या तो ऊंची उड़ान में जाके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, नहीं तो मैं बहुत सारे युवाओं को पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरा सपोर्ट रहेगा जिससे कोई डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में जा सके। राजस्थानी पंचायती राज संशोधन बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपई ने इसका स्वागत किया। इस विधेयक में कई तरह के अब बदलाव कर दिए, जिसके तहत आगामी पंचायत चुनाव में अब 2 से अधिक संतान वाले भी यह चुनाव लड़ सकेंगे। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत ने यह कानून बना दिया था कि 2 से अधिक संतान वाले पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया और इसी चर्चा में भाग लेते हुए केपई ने अपनी बात रखी। सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के लोक नायक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति माननीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये कानून लागू किया था। लेकिन साथ ही साथ मैं सामने वालों से भी पूछना चाहूंगा, आज जिस बिल का आप विरोध कर रहे हैं, उस समय आपने उसका समर्थन किया, विरोध किया, उस पर विचार करो। जब वसुंधरा जी पढ़ाई का बिल लाई, तब आपने क्या किया, उसका विचार करो। वहां बैठने के बाद हमारे विचार चेंज हो जाते हैं और यहां बैठने के बाद हमारे विचार क्यों बदल जाते हैं, इसके बारे में निश्चित रूप से हमको विचार करना चाहिए। क्या हाँ, आप बदले हो, हमने पढ़ाई का रखा तो आपने बदला, हमने नहीं बदला। हाँ, अब क्यों बदल रहे मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। लेकिन समय समय पर हर कानून की समीक्षा होती है, करना भी आवश्यक है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अन्य जनसंख्या की आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल प्रजनन दर TFR में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। जहां पहले दर ये लगभग 3 से अधिक थी, वही दर अब लगभग 2 के आसपास पहुंच गई है। इसका अर्थ यह है कि समाज में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि की गति कम हो रही है। ऐसी स्थिति में पुराने कानून को त्यों का त्यों लागू रखना न्याय संगत नहीं है, इसलिए बदल रहे हैं हम इसको। और अब चाइना की हालत देख रहे हो, चाइना की सुना आपने? चाइना में जो विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, उन्होंने अब वापस बच्चे पैदा करने की परमिशन दे दी है। पहले एक बच्चे से ज्यादा नहीं हो सकता था वहां।
हरिमोहन जी मेरी बात सुनिए। आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि ये भैरव सिंह जी शेखावत थे। आपने कांग्रेस के 50 साल के राज में न एससी को आरक्षण दिया, न एसटी को आरक्षण दिया, न ओबीसी को आरक्षण दिया, न महिला को आरक्षण दिया। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ भैरव सिंह जी को जिन्होंने आरक्षण दिया और राजस्थान के गरीब एससी एसटी के लोग पंचायतों में सरपंच बने, पंचायत समिति के मेंबर बने, जिला परिषद के मेंबर बने, प्रधान बने, प्रमुख बने। आपके राज में कभी नहीं बने। क्या कह रहे हरीश जी आप? कोई सेंटर हमने लागू किया उसको, मगर उसको लागू नहीं करते। आप बार बार चुनाव की बात कर रहे हो, आप बार बार चुनाव की बात कर रहे हो। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? साल भर हो गया, 1.25 साल हो गया। आप वो दिन भूल गए कि 17 साल तक आपने चुनाव नहीं करा। 17 साल तक कांग्रेस के राज में 17 साल तक प्रधान प्रमुख वही थे। वो हमने भी प्रशासक बना दिए, हमने भी आपके सरपंचों को प्रशासक बना दिए। हमने कहा हटाया, हमने भी प्रशासक बना दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में सोमवार को जिस तरह हंगामा की स्थिति बनी एवं बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों ने एनओसी को लेकर जब न्याय की मांग की तो 17 विद्यार्थियों को पुलिस ने न केवल गिरफ्तार कर लिया बल्कि कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भिजवा दिया। इन सभी 17 छात्रों को न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार रात्रि को जिला कारागृह से रिहा कर दिया। वहीं अब इन छात्रों के समर्थन में न केवल एनएसयूआई बल्कि विद्यार्थी परिषद भी आ गई है। एनएसयूआई द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया। मेवाड़ विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर न केवल नारेबाजी की गई बल्कि विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गदिया को गिरफ्तार करने के साथ ही इस विश्वविद्यालय पर ताला लगाने की मांग करते हुए कहा कि आखिरकार जिस तरह इस जो आंदोलन चल रहा है उसको कुचलने का प्रयास किया गया और जिस तरह पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई वह पूरी तरह से अनुचित थी। परिषद एवं एनएसयूआई का कहना था कि आखिरकार ऐसी क्या आफत आ गई और किसके दबाव में पुलिस द्वारा इन 17 छात्रों को जेल भेज दिया। हालांकि न्यायालय के आदेश से माफ करें जो मेवाड़ विश्वविद्यालय मैनेजमेंट है उसे झटका भी लगा। न्यायालय में इन विद्यार्थियों की ओर से दलील दी गई कि यह मुकदमा दबाव में बनाया गया, फर्जी तरीके से बनाया गया और छात्रों का भविष्य जानबूझकर खराब करने के लिए, उनका कैरियर खराब करने के लिए बनाया गया और आखिरकार न्यायालय ने इन सभी विद्यार्थियों को रिहा करने का आदेश दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में 2022 में कई विद्यार्थियों को बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया और यह जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय ने इसके लिए संबंधित से मान्यता ले रखी है, जिसके कारण 50 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश ले लिया। लेकिन प्रवेश लेने के 1-2 सेमेस्टर के बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है एवं उन्हें यहाँ पर गलत बोर्ड लगाकर और वेबसाइट पर भी इसकी गलत जानकारी देकर प्रचारित कर उन्हें गुमराह करने का काम किया गया। जिसके बाद गत दिनों ऐसे कई विद्यार्थियों द्वारा जब मान्यता को लेकर सवाल उठाया गया और यह पूछा गया कि आखिरकार मान्यता कब तक मिल पाएगी और इतना अधिक हंगामा हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन से स्थिति बाहर होने लगी, जिसके बाद उसके द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए विश्वविद्यालय को ही बंद कर दिया गया। एवं सोमवार को जब विश्वविद्यालय फिर से खुला तो छात्रों द्वारा फिर से यह मांग दोहराई गई कि आखिरकार उनके पास में डिग्री जो मान्यता वाली नहीं होगी तो वह ऐसी फर्जी डिग्री को लेकर क्या करेंगे। लेकिन इस हंगामे की संभावना प्रशासन को पहले से ही होने के कारण भारी पुलिस जाब्ता विश्वविद्यालय प्रशासन में बुला लिया था, परिसर में बुला लिया था, जहाँ की कई छात्रों के आंखों से आंसू निकल पड़े और छात्राएं भी सुबकने लगी क्योंकि उनके सामने उनका भविष्य था जो कि अंधकारमय स्थिति में होने लगा।
जिसके बाद पुलिस द्वारा 17 विद्यार्थियों को कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें चित्तौड़गढ़ जेल भिजवा दिया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई का न केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बल्कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSY द्वारा भी मंगलवार को जोरदार विरोध एवं प्रदर्शन किया गया। इन दोनों ही छात्र संगठनों का कहना था कि जब मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है और इसको लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी भी की गई। बच्चों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बच्चों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बीमार यूनिवर्सिटी, बीमार यूनिवर्सिटी, अशोक गडिया, अशोक गडिया। आज जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा जो असंवैधानिक तरीके से छात्रों की जो गिरफ्तारी की गई प्रशासन के द्वारा वो बहुत गलत है और इसमें मैं अशोक गडिया जो इस कॉलेज का मालिक है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का मालिक है, आज खुले शब्दों में कड़ी चेतावनी देता हूं कि आने वाले टाइम पे इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी को ताला लगाकर या ईंट से ईंट बजा दूंगा और सब सबूतों के साथ मैं कोर्ट में पेश होने जा रहा हूं और सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। अगर अशोक गडिया अगर समय पर संभलते हुए इन छात्रों के अधिकारों की अगर हत्या करते हुए नहीं रुका तो आने वाले टाइम पे यूनिवर्सिटी के ताले लगने में कोई ज़्यादा देर नहीं रहेगी और मैं आज से नहीं इनके छात्रों के बाहर निकलने के बाद जल्दी पूरी मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट मैं करने वाला हूँ। जेल में डालना हो तो मुझे डालना, हम भगत सिंह के वंशज है, अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाला ये देश है और हम इन संवैधानिक अधिकारों को बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान की हत्या नहीं होने देंगे और इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मेवाड़ विश्वविद्यालय हालांकि 9 मार्च सोमवार को इन विद्यार्थियों को किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और 9 मार्च को गंगरार पुलिस ने जिन 17 विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था उन सभी की 10 मार्च मंगलवार को न्यायालय से जमानत भी हो गई और जमानत के आदेश के बाद जेल से मंगलवार रात्रि करीब 8:30 बजे इन सभी विद्यार्थियों को रिहा कर दिया। रिहा किए जाने के दौरान मेवाड़ विश्वविद्यालय के अन्य कई विद्यार्थी, NSY के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। इस दौरान मेवाड़ विश्वविद्यालय की छात्राओं ने 9 मार्च को जो कुछ घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने हुआ उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कल सारा जो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण पुलिस ने यह कहकर 17 स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया कि राज के काम में बाधा डाला, इन्होंने हमारी वर्दी फाड़ दी, सभी 17 जने सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे और कई धाराएं एक साथ लगा दी। आप वहां मौजूद थी तो आखिरकार हकीकत इस पूरे मामले में क्या थी? सर, कल हमें बराबर 17 दिन 27 डेज हुए थे प्रोटेस्ट पे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने पहले से इनको पता था कि 27 डेज से प्रोटेस्ट हो रहा है और यूनिवर्सिटी सारे बच्चे घर भेजे थे तो सिर्फ हम थे वहाँ पे। तो इन्होंने एक दिन पहले ही मैसेज डाली थी कि यहाँ पे क्लासेस फिर से ओपन हो जाएंगे, फिर से बच्चे वापस आ जाए क्लासेस के लिए। तो इनको पता था कि बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं खोलने देंगे क्योंकि इनके साथ हमने धोखा किया है। तो इन्होंने सुबह सवेरे पुलिस को बुलाया था। सुबह सवेरे 300-400 पुलिस आई थी रिसेप्शन पे। तो जब हम वहाँ पे गए, यानी कि प्रोटेस्ट होने से पहले ही पुलिस को बुला लिया था? हाँ, पहले ही 8 बजे सुबह। तो जब हम वहाँ पे गए
वहाँ पे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से हम चेयरमैन के साथ बात करने के लिए हम चाहते थे हम उनसे बात करें, तो वो चाह रहे थे बस 2-3 अलग से आ जाए, वहाँ पे अलग से हम उनके साथ बात करें 3 या 4 बच्चे। लेकिन हमने नहीं माना, क्योंकि हम में से हर एक चाहता था कि हम सभी मिल के उनसे बात करें, क्योंकि हर एक के अपने अपने क्वेश्चंस थे, जितने भी हम स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो वो नहीं आए। इससे पहले भी जब भी प्रोटेस्ट हुआ हम चेयरमैन सर के पास जाते थे, सर आपने हमारे साथ ये क्यों किया, आपने हमें धोखा क्यों दिया। वो वहाँ से हमें धमकाते थे, हर हमेशा यही, मैं आपके घर में घुस के आपके पेरेंट्स को मरवा दूंगा, गोलियों से वो करवा दूंगा, मैं यहाँ पे पावरफुल हूँ, मेरे से सब कुछ होगा, मैं ही आपको सब कुछ। ये स्वयं चेयरमैन ने कहा? हाँ, चेयरमैन सर अशोक गडिया ने किया। हॉल में बुला के कहा। उन्होंने एपीएस हॉल में बुला के भी ये चीजें बताई कि मैं आपके घर में जाके आपके पेरेंट्स को उठवा दूंगा, इतना मेरा पावर है, मैं पावरफुल हूँ, आपके साथ आप जैसे पैदा ही नहीं हुए होंगे। उसके बाद सुबह भी हम उनका वेट कर रहे थे तो नहीं आए। उन्होंने हमें बहुत मेंटली टॉर्चर किया है, हमारे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हम कंटिन्यू परेशान है। तो हमारे जो भाई थे वहाँ पे वो भी इसी बात का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो लड़कियां हैं, लड़कों की कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो मेंटल प्रेशर में आके वो यही चाहते थे, मतलब हमारे लिए अब मौत ही बेहतर है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमारे चेयरमैन ने जो धोखा किया हमारे साथ, उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ दबाने के लिए ये हमारे भाइयों को इन्होंने उठवाया, जेल में एफआईआर इन पे दर्ज किया, हमारी आवाज़ दबाने के लिए। तो आप लोगों ने जब यहाँ एडमिशन लिया था 2022 में, आप एडमिशन लेने आए थे, तब ये मान्यता उन्होंने कहा था कि हमारे पास में मान्यता है? हाँ, जब हम आए थे इन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चढ़ाया था INC RNC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद हमें पता चला यहाँ पे नहीं है। वो भी इन्होंने इलीगल काम किया, वेबसाइट पे नहीं चढ़ा सकते थे, इन्होंने धोखे में हमें भी रखा और इंडियन आर्मी को भी धोखा दे रहे हैं। अब आपके मार्च लास्ट सेमेस्टर है, तो मार्च में आपकी कोई परीक्षा की डेट पहले घोषित हो चुकी है? जी, आपका सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है, जी। तो मार्च के आप एग्जाम आपके मार्च में होने हैं, तो कोई 15 मार्च को डेट है, तो अब क्या आप मांग कर रहे हैं और क्या एग्जाम का क्या होगा? हमें अपना NOC चाहिए, ना RNC चाहिए, ना INC चाहिए। हम इस यूनिवर्सिटी से कोई अच्छी उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं हमें माइग्रेट करवा दिया जाए किसी INC अप्रूव्ड कॉलेज में, जो अप्रूव्ड कॉलेज हो वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे डिग्री दी जाए, क्योंकि हमारा अब लास्ट सेमेस्टर है, हमारे कुछ 1 महीना बचा है, बस हमारी ये है। तो 15 मार्च तो आने वाली है, तो आपकी परीक्षाएं भी, अब क्या होगा, परीक्षाओं का क्या होगा? ये कुछ बताया यूनिवर्सिटी में कि परीक्षाओं का क्या होगा? हमने उनको कहा था कि आप हमारे एग्ज़ाम ले लो, फिर हम घर जाएंगे इंटर्नशिप करेंगे, लेकिन हमने उनको एप्लीकेशन दी थी इस चीज़ की और माइग्रेशन का भी बोला था, लेकिन चेयरमैन ने वो हमसे मिले ही नहीं। हम इसी बात को लेकर चेयरमैन से मिलना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन हमारे से नहीं मिला, उल्टा हमारे भाइयों को जेल करवा दी, उसको झूठे FIR लगवा के झूठे इल्जाम लगाए उन पे, जो उन्होंने उसको झूठे इल्जाम लगा के उनको FIR कर दी। अब हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, सबसे पहले तो हमारे भाइयों पे जो झूठे धाराएं लगाई गई हैं उनको खारिज किया जाए और हमें किसी दूसरे कॉलेज में माइग्रेट किया जाए, क्योंकि ना तो हमें अब INC की कोई उम्मीद है ना तो किसी चीज़ की, क्योंकि अब तो हम इस यूनिवर्सिटी में सेफ भी नहीं फील कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको भेजूंगी, रात के 10 बजे हमारे पास फैकल्टी 9 बजे हॉस्टल लॉक हो जाता है, उसके बाद हमारे पास फैकल्टी आती है और यानी कि कल रात की बात है, मैनेजमेंट आती है, वो हमें कहती है कि तुम अभी यहाँ से निकलो वरना हम तुम्हें धक्के दे के निकालेंगे। हमने बोला कि हम नहीं निकलेंगे, आपको जो करना है करो। उसके बाद हमारे कुछ स्पोर्ट्स में वहाँ लड़के थे कश्मीर के, वो हमारी सपोर्ट में आए, फिर हमने वीडियो भी बनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह सहरी खा के आप लोग यहाँ से निकल जाना। तो जब हम नहीं निकले, उन्होंने हम ताले दे के बाहर आए थे, उन्होंने हमें बाहर पकड़ा और कहा कि ठीक है तुम लोग नहीं निकल रहे हो तो हम आपका लोगों का सामान उठा के बाहर फेंकेंगे।
फिर हमने वहाँ पे डीएसपी मैम को कॉल करी, वो आए वहाँ पे। अब हमारी लास्ट पे उनसे यही मांग है, हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, राजस्थान की गवर्नमेंट से यही मांग है कि प्लीज़ हमें किसी दूसरे कॉलेज में माइग्रेट किया जाए और हमारी भाइयों पे झूठे धाराएं हैं उनको खारिज किया जाए। और जब तक कुछ होगा नहीं तब तक इस यूनिवर्सिटी से नहीं हटेंगे और हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे रहेंगे। हमारे भाइयों को जेल में डाला इसलिए क्योंकि वी वांट जस्टिस के नारे दिए, हमें जस्टिस हमारी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने इनको जेल में डाला। अंतिम सवाल मेरा कि हमें ये भी मालूम पड़ा कि जब सारा कल प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, कई लोग आपके साथ में आए, तो ये जबरन आपको छुट्टी दे के भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं, अगर आप नहीं निकलोगे हम खुद आपके ताले तोड़ के आपने जो लॉक किया होगा रूम, हम वो तोड़ के आपका सामान बाहर फेंकेंगे। आज अगर इन लड़कों ने ऐसी हरकत की है, कोई ये नहीं देख रहा कि इन्होंने किस वजह से की है, उस वजह को कोई नहीं देख रहा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे नहीं है कि वो चेयरमैन को जाके पूछ सके। इनको लगा हम लड़कियों को जेल लेके जाएंगे, ये लड़कियां कुछ नहीं करेंगे, मगर इन्होंने ये सोचा शायद ये लड़कियां कुछ नहीं करेंगे, मगर इनको आप दिखाए हम लड़कियां क्या है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।